हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज हम लोग हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कस करेंगे। वैसे ही हम लोगों ने कहा था कि हर संडे को जो है वो वीडियो आएगा, लेकिन किसी कारणवश जो है ये वीडियो थोड़ा सा डिले हुआ है। होपफुली आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो है उसको देख लिया होगा और उसके साथ साथ जो जिस्ट फाइल हमारे द्वारा शेयर की गई है उसको भी आप लोगों ने एक बार रीड किया होगा। क्लियर? अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा सकते हो, या इसके साथ साथ जो हमारी प्लेलिस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी जो फर्स्ट वीडियो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली जो हमारे इंडियन इकोनॉमी है उसका एक जर्नल ओवरव्यू देखा था और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, जीडीपी, जीवीए, पर कैपिटा इनकम के बारे में डिस्कस किया था। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर है वहां पे हम लोगों ने जर्नल रिव्यू और उसके साथ साथ जो स्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमिक डाटा है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वहां पे हम लोग तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन, जहां पे जो बजटरी प्रोविजंस हैं, रेवेन्यू डेफिसिट हैं, इसके साथ साथ कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी इनकम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक नया चैप्टर जो इस बार हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिला है। वैसे अगर मैं लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे की बात करूंगा तो जो ये स्टेट इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक व्यू है, इसी में ही जो बजट वाले प्रोविजन उनको कवर किया गया था, लेकिन इस बार काफी डिटेल में जो वो बजटरी प्रोविजन को कवर किया गया। और ये जो साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन वाला टॉपिक है ये नया ऐड हुआ है, जहां पे साइंटिफिक डेवलपमेंट और उसके साथ साथ इनोवेशन के लिए हिमाचल प्रदेश, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी जो है वो हम लोगों को इनोवेशन और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर स्पेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसमें हम लोग जो है वो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो चैप्टर जिसको आज हम लोग कवर करेंगे वो चैप्टर 5 है, दैट इज प्रोग्रेसिव हिमाचल। जैसे हम सब लोग कहते हैं कि जो हिमाचल है वो काफी ग्रो कर रहा है, तो अलग अलग जो दायरे हैं जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके साथ साथ इनोवेशन इंडेक्स है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, इन अलग अलग इंडेक्सेस के जरिए हम लोग हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटस है, हिमाचल प्रदेश की जो प्रोग्रेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें इन तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो प्रॉपर डिस्कशन की जाएगी। तो इससे पहले हम लोग आज का जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन, इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो चैप्टर 3 है ये बजटरी प्रोविजन से रिलेटेड, यानी कि जो लास्ट ईयर का हमारा बजट था 2022-23 का, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो हम लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। हालांकि उससे पीछे वाले जो बजटरी ईयर थे 2021-22, उसके साथ साथ 2021-19-20, इन बजटरी ईयर्स का डाटा भी इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है, लेकिन हमारा जो मेन ध्यान रहेगा वो 2022-23 यानी कि जो लास्ट ईयर का बजट था उससे रिलेटेड रहेगा। अगर आप लोगों ने साल का बजट नहीं पढ़ा है तो अगेन यूट्यूब चैनल के ऊपर इस साल का जो बजट है वो भी दो अलग अलग पार्ट्स में हमारे टीम के द्वारा जो वो कवर करवाया जा चुका है, आप लोग जाके जो उसको एक बार पढ़ सकते हो। लेकिन इससे पहले हम आज के चैप्टर की शुरुआत करें, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं, बिल्कुल है ना, आसान सी भाषा में जो आप लोगों को मैं समझाऊंगा, क्योंकि जो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उनके बारे में आप लोगों को या उन कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं तो बजट के बेसिकली दो हिस्से रहते हैं। एक बजट का हिस्सा रहता है दैट इज रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब है कि जो सरकार की सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से गवर्नमेंट के द्वारा जो वो पैसा जनरेट किया जाता है। और दूसरा हिस्सा बजट का रहता है दैट इज एक्सपेंडिचर, जहां पे पैसा जो है वो उसको खर्च किया जाता है। तो जब हम लोग सरकार जो पैसा जनरेट कर रही है, जो मनी जनरेट कर रही है हर साल, यानी कि जिसको हम लोग रिसीट्स कह रहे हैं, तो उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे मेन सोर्स ऑफ रिसीट्स जो कंसीडर किया जाता है वो अलग अलग टैक्सेस कंसीडर किए जाते हैं। टैक्सेस की अगर मैं बात करूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उनके जरिए पैसा जनरेट किया जा रहा है। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, क्योंकि हम लोग जो है वो स्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी बहुत सारे टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, लिकर के ऊपर है, मेडिसिन के ऊपर है, ये सारी की सारी जो वो सीधी स्टेट इनकम का हिस्सा बनती है। क्लियर? यानी कि टैक्सेस के जरिए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सरकार है उसके द्वारा जो वो पैसा जनरेट किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत बार देखा जाता है कि जैसे डिविडेंड्स है, क्लियर, जैसे डिविडेंड्स हैं, बाकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, वो भी गवर्नमेंट की इनकम का ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्योंकि इनका टैक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता है, यही कारण है इनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज। क्लियर? तो डिविडेंड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, उसका किसी कंपनी में 60% की हिस्सेदारी है, तो जो भी उस कंपनी को प्रॉफिट होगा उसका जो 60% प्रॉफिट है वो सरकार को जाएगा।
तो वो जब सरकार के पास इनकम आएगी, सरकार के पास पैसा आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि जो वो पैसा है वो किस फॉर्म में आया, वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स आया। क्लियर। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए जो है वो भी ग्रांट इन एड जो है वो रिलीज की जाती है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हर एक राज्य को उसकी जरूरतों के अनुसार क्लियर पैसा जो है वो देती है। और हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रांट इन एड है, जो हमारी सरकार की इनकम का हिस्सा है, इसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर। इसके साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या रहता है, जहां पे डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या रहता है, जहां पे सरकार के द्वारा अपने एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें 50-60% सरकार का हिस्सा है, सरकार ने 20% शेयर जब उसको बेचा, तो जो पैसा आया वो भी सरकार की इनकम का हिस्सा माना जाएगा। इवन जो डेट है, यानी कि जो बोरोइंग है, जो उस साल सरकार के द्वारा रेज की गई, वो भी किसका हिस्सा माना जाता है, वो भी जो सरकार की इनकम है उसका हिस्सा कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो रियल इनकम या मेन इनकम है, उसमें से डेट को हम लोग अगर माइनस कर दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डेट वो लायबिलिटी है, वो हिस्सा है जिसको फ्यूचर में जो वो सरकारों के द्वारा वापस करना होता है। हालांकि जो डेट है वो भी रिसीट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पोजेस करता है। क्लियर। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे रिसीट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, यानी कि जो इनकम के अलग अलग सोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तो यहां से आप लोग एक चीज समझोगे कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ पैसा ऐसा जनरेट कर रही है, कुछ पैसा ऐसा सरकार को आ रहा है जिससे सरकार की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, और उसके साथ साथ सरकार जो है उसको उस पैसे को जनरेट करने के लिए कोई एसेट भी सेल नहीं करना पड़ रहा है। जैसे अगर हम लोग टैक्सेस की बात करें, ठीक है जी, अगर हम लोग टैक्सेस की बात करें, क्लियर, अगर हम लोग, थोड़ा सा मिट गया तो चलिए मैं फिर से बोल देता हूं, अगर हम लोग टैक्सेस की बात करें, तो टैक्सेस की अगर मैं बात करूंगा यहां पे, तो टैक्सेस वो पैसा है सरकार का जिसके लिए सरकार ने कोई इनकम या कोई अपना एसेट भी सेल नहीं किया, और ना ही सरकार ने इस पैसे को किसी उधार के रूप में जनरेट किया। जो डिविडेंड है वो भी एक ऐसा पैसा है जिसके लिए सरकार को कोई एसेट सेल नहीं करना पड़ा, ना ही सरकार ने वो पैसा जो है वो बिना किसी उधार किया, ना ही वो पैसा जो है वो सरकार ने उधार के साथ लिया। क्लियर। तो ऐसा पैसा जिसकी ना कोई लायबिलिटी होती है और ना ही वो एसेट को सेल करके आता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वो रिसीट्स की रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा होता है। क्लियर। उसको हम लोग जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। क्लियर। तो जब हम लोग उसको जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, तो रेवेन्यू रिसीट्स का जो मतलब है वो होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि रेवेन्यू रिसीट्स जो वो हमारी इनकम का हिस्सा है जिसकी ना कोई लायबिलिटी है, क्लियर, ना ही वो एसेट को बेच के आ रहा है। क्लियर। तो जब हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के रेवेन्यू है, एक आपका टैक्स रिलेटेड रेवेन्यू है, और दूसरा जो रेवेन्यू है वो कौन सा रहता है, दैट इज योर नॉन टैक्सेस रेवेन्यू है। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, जैसे जब हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट की बात करते हैं, क्लियर, ये सारे का सारा जो वो नॉन टैक्स या जो सरकार की जनरल सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जनरल सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, जैसे जनरल सर्विसेज का मतलब होता है जो पुलिस के द्वारा पैसा, जो चालान वगैरह जो वो रेज किए जा रहे हैं, या हमारी अगर सोशल सर्विसेज की बात करें, एजुकेशन या हेल्थ से जो पैसा जनरेट हो रहा है, क्लियर, या हम लोग इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करें, एग्रीकल्चर से पैसा जनरेट हो रहा है, इंडस्ट्री से पैसा जनरेट हो रहा है, ये सारे का सारा जो वो किसका हिस्सा बनता है, ये नॉन टैक्सेस रेवेन्यू का हिस्सा बनता है, और इसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट का पार्ट मानते हैं। क्लियर। और इसके साथ साथ जो ग्रांट इन एड, यानी कि जो सरकार को मदद आती है, जो सरकार को हेल्प आती है, ये भी किसका हिस्सा होता है, ये भी रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा होता है, क्योंकि सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा या बाकी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो हमारी जो सरकार है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट, उसको जो पैसा दिया जाएगा वो वापस नहीं उसको करना पड़ेगा। यही कारण है जो ग्रांट इन एड है उसको भी हम लोग किसका हिस्सा मानते हैं, रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा मानते हैं। क्लियर। तो रेवेन्यू रिसीट जो है वो आप लोगों को जो है वो दो तरीके से बेसिकली कैटेगराइज होती हुई देखने को मिलती है, या आप इसको तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक टैक्स रेवेन्यू आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया, और उसके साथ साथ तीसरा क्या आ गया, आपका ग्रांट इन एड आ गया। क्लियर। और जो रिसीट्स या इनकम का वो वाला हिस्सा है जो बेसिकली हम लोगों को डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो सरकार के द्वारा पैसा सेल किया या जो एसेट्स उनको बेचा जा रहा है और वहां से पैसा जनरेट हो रहा है, या डेट के जरिए जो पैसा जनरेट हो रहा है, क्लियर, उसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कैपिटल रिसीट कहते हैं। और इवन जो रिकवरी ऑफ लोन है, जो रिकवरी ऑफ लोन है,
जो सरकार के द्वारा लोन दिया गया था उसकी जब रिकवरी कर ली जाती है, अब देखो वो, क्योंकि जब हम लोग कैपिटल रिसीट की बात करते हैं तो कैपिटल रिसीट में वो वाला पैसा आता है जहां पे सरकार या तो लाइबिलिटी बढ़ा रही होती है या जो एसेट्स उनको कम कर रही होती है। तो जैसे डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार ने अपनी जो ऑलरेडी शेयर्स हैं कंपनी के अंदर उसको बेच दिया, क्लियर, तो उन्होंने अपना एसेट कम कर दिया। सिमिलरली जो लोन है, मान लीजिए हिमाचल गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, तो वो लोन जो है वो सरकार के लिए एसेट है, क्लियर, क्योंकि वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सरकार की इनकम का काम कर रहा है। लेकिन जैसे उस लोन को कंप्लीटली रिकवर कर लिया गया, इसका मतलब है कि वो एसेट क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो जब एसेट कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, वो किसका हिस्सा माना जाएगा, वो कौन सी रिसीट्स होंगी आपकी, वो आपकी होंगी कैपिटल रिसीट्स, क्लियर। तो इस तरीके से जो हम लोग जो बजट है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बजट को अगर आप लोग एक बार यहां पे ऑब्जर्व कर लोगे प्रॉपरली, तो बजट की जो है वो हम लोग ऐसे कैटेगराइज करेंगे। बजटरी रिसीट्स तो तरह की है, रेवेन्यू रिसीट्स आ गई, कैपिटल रिसीट्स आ गई। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स आएंगी, नॉन टैक्स रिसीट्स आएंगी। अब ध्यान रखना, जब टैक्स रिसीट्स आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो कुछ टैक्स रिसीट्स वो हैं, यानी कि कुछ टैक्स इनकम वो है जो सिर्फ स्टेट टैक्सेस से जनरेट हो रही है, और कुछ टैक्स की इनकम वो है जो सेंटर के द्वारा जो स्टेट का शेयर है वो राज्यों को दिया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग टैक्स रिसीट का हिस्सा मानते हैं। दूसरी नॉन टैक्स रिसीट्स आ गई, जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किए। कैपिटल रिसीट की बात करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग है या बाकी लाइबिलिटीज है, और लोन की जो रिकवरी है वो किसका हिस्सा माना जाएगा, वो कैपिटल रिसीट का हिस्सा माना जाएगा। तो पहला हिस्सा होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करेंगे, दैट इज बजटरी एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर दो तरह का है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ऐसा खर्चा जिसको जब स्पेंड किया जाता है तो उससे कोई एसेट नहीं बन रहा है, क्लियर, उससे कोई एसेट नहीं बन रहा है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। जैसे सैलरीज के ऊपर पैसा खर्चा किया जा रहा है, क्लियर, तो गवर्नमेंट सैलरी से तो कोई है ना, सैलरी तो दे रही है, ठीक है जी, तो सैलरी से कोई एसेट तो जनरेट नहीं हो रहा है, ना ही एसेट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज नहीं बन रही है जिससे फ्यूचर में सरकार को जो वो पैसा है। पेंशन है, सब्सिडीज है, ये सारी की सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होती है। और ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिससे एसेट बनता है, यानी कि जिससे एसेट इंक्रीज होता है, क्लियर। मान लीजिए सरकार ने जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बिल्ड कर दिया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हॉस्पिटल्स बना दिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना दिया, नई कंपनी जो वो क्रिएट कर दी, क्लियर। या सरकार के द्वारा जो है वो जो लाइबिलिटीज हैं, यानी कि जो आपका लोन है वो दिया गया, क्लियर, जब सरकार के द्वारा जो वो लोन डिस्पर्स किया गया वो भी एक एसेट बनाया जा रहा है। उससे जो है वो जब फ्यूचर में इनकम जो वो सरकार जनरेट करेगी, तो जो लोन दिया गया, क्लियर, वो भी बेसिकली किसका हिस्सा आता है, वो भी आपका जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा आता है। तो जहां से सरकार पैसा जनरेट करती है, अपनी लाइबिलिटीज को रिड्यूस करती है, एसेट को इंक्रीज करती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, क्लियर। तो होपफुली आप लोगों को जो बजटरी रिसीट्स और जो आपका जो बजट एक्सपेंडिचर है उसके बारे में जो वो थोड़ा सा आइडिया होगा, क्लियर। तो ये बेसिक से कंसेप्ट था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। ऐसा माना जाता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो वो रिवाइज हम लोगों को सबसे पहले करनी पड़नी थी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने डाटा के ऊपर। तो देखिए ये डाटा जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। देखिए जब भी हम लोग फिस्कल प्रोफाइल की बात करते हैं तो फिस्कल प्रोफाइल में तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तीन चीजें क्या इंपॉर्टेंट रहती है, एक हमारी रिसीट्स इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, और रिसीट्स भी दो तरह की है, कौन कौन सी, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स हैं। एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और दूसरा कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्लियर। तो ये दो चीजें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जब भी हम किसी फिस्कल प्रोफाइल को देखते हैं तो वहां पे किसी भी एक राज्य के ऊपर कितना उधार है, कितना डेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज्यादा डेट होगा उतनी ज्यादा ऑब्लिगेशंस होंगी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और उतना ज्यादा जो इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस पैदा करेगा, और आप लोग जो है वो अपने पैसे को लोन के रिटर्न करने पे ज्यादा स्पेंड करोगे रेदर देन आप नए एसेट जो हम उनको क्रिएट कर सको, क्लियर। तो इस तरीके से तीन चीजें हम लोग देखते हैं, रेवेन्यू, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, और तीसरा हम लोग देखते हैं डेट। डेट हालांकि रिसीट्स का हिस्सा है, लेकिन इसको जो हम लोग अलग करते हैं क्योंकि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है, जितना बढ़ेगा उतना नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों को राज्य के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि डेट का जरूर होना जरूरी है, क्योंकि डेट लेके ही सरकार के द्वारा जो है वो एसेट्स की क्रिएशन की जा रही है, अपने लोगों को तनख्वाहें दी जा रही हैं, पैसा दिया जा रहा है, तो इसको हम बिल्कुल निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पे जो डेट इंक्रीज हो रहा है, उधार इंक्रीज हो रहा है राज्यों के ऊपर, ये बहुत बड़ा इशू बना है, जिसको कुछ समय पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भी रेज किया गया था, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एक बार डाटा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग डाटा की बात करेंगे यहां पे, तो देखिए सबसे पहले बात हो रही है रेवेन्यू रिसीट्स की। तो रेवेन्यू रिसीट्स में तीन चीजें हमारी आ गई, एक हमारा टैक्स रेवेन्यू आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया,
और उसके साथ साथ ग्रांट इन एड आ गया। क्लियर? तो अगर आप लोग रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो 2022-23 में जो रेवेन्यू डेफिसिट था, बजटरी एस्टिमेट जो बजट लास्ट ईयर का था, वही एज इट इज यहां पे लिखा गया है। वो कितना है? 36,375 करोड़ रुपीस। इसमें से अगर आप लोग टैक्सेस से पैसे को जनरेशन की बात करें, चाहे वो टैक्स स्टेट टैक्स से आ रहा है, चाहे वो सेंटर के द्वारा स्टेट को ऐसे टैक्सेस भी रहते हैं जो सेंटर कलेक्ट करता है और स्टेट जो उनको उसका शेयर देता है, चाहे हम लोग उन टैक्सेस की बात करेंगे, वहां से 17,660 करोड़ रुपीस जो है वो हम लोगों को जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि टोटल रेवेन्यू रिसीट में 17,660 करोड़ रुपीस जो वो आपका टैक्सेस से हमारी सरकार के द्वारा पैसा जनरेट किया जा रहा है। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो 2,769 करोड़ रुपीस है। क्लियर? और जो ग्रांट इन एड है, यहां से आप लोग देख सकते हो ये कितनी है? 15,946 करोड़ रुपीस है। क्लियर? तो यहां से एक चीज ऑब्जर्व करिए कि सबसे ज्यादा टैक्सेस से 2022-23 में पैसा जनरेट हुआ, दूसरे नंबर पे ग्रांट से पैसा जनरेट हुआ, और तीसरे नंबर पे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वहां से हम लोगों को रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो वो शेयर देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये पहला डाटा जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर मैं इससे पिछले साल पे जाऊंगा, दैट इज 2021-22 के ऊपर, जहां पे आरई लिखा है, आरई का मतलब क्या है? रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी कि जो पुराना बजट था उसमें चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज किया गया है। और हमने पढ़ा भी कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पे हम लोगों को मल्टीपल रिवीजन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट रिवाइज्ड है, सेकंड रिवीजन है, या बजटरी एस्टिमेट है, एडवांस एस्टिमेट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो वो बजट के अंदर कवर की जाती हैं या सर्वे के अंदर कवर की जाती है। क्लियर? तो अगर आप लोग रेवेन्यू रिसीट्स की बात करेंगे तो देखिए 2021-22 में जो रेवेन्यू रिसीट्स थी वो 37,313 रुपीस थी। क्लियर? इसका मतलब है कि रेवेन्यू रिसीट इस साल क्या हुई है? कम हुई है। 2022-23 में रेवेन्यू रिसीट हमें कम होती हुई देखने को मिली है। इसमें से टैक्स रेवेन्यू जो है वो 15,933 करोड़ रुपीस है, और जो ग्रांट इन एड है वो 18,755 करोड़ है। मतलब जो पिछले साल का हमारा बजट था वहां पे जो हमें रेवेन्यू जो ग्रांट इन एड है वो रेवेन्यू रिसीट का मैक्सिमम हिस्सा पोजेस होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो टैक्स रेवेन्यू है वहां पे थोड़ा कम पैसा जो वो जनरेट किया गया है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है स्टेट ओन, वहां से बहुत ज्यादा पैसा नहीं आया है, ऑलमोस्ट सेम है, हालांकि थोड़ा सा कम है, 2,625 करोड़ रुपीस। क्लियर? तो यहां से आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जो स्पेसिफिक डाटा से पिक कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है होपफुली आप सब लोगों को जो है समझ आ चुकी होगी। क्लियर? तो यहां पे ये पहला हिस्सा है जो किसकी बात कर रहा है? जो हम लोगों की रेवेन्यू जो रिसीट्स हैं उसकी बात कर रहा है। क्लियर? यही है रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी कैपिटल रिसीट्स हैं। तो कैपिटल रिसीट का जो सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है वो क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलती है। यहां से देखिए 2021-22 में 0 रुपीस की डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया, और 2022-23 में भी 0 रुपए से जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट 0 है पिछले 2 सालों से। उससे पहले तो हम लोग देख भी सकते हैं कि 3 करोड़ है, 2 करोड़ है, 9 करोड़ है। क्लियर? लेकिन इस बार जो हमें कोई बहुत ज्यादा इसकी रेलेवेंस इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिल रही है। अगला है दैट इज रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन जो किसका हिस्सा है? हमारा कैपिटल रिसीट का हिस्सा है। तो आप लोग यहां पे देखिए 2022-23 में 45 करोड़ की जो लोन है उसको रिकवर किया गया, और 44 करोड़ जो है वो 2021-22 में जो लोन है वो हम लोगों को सरकार के द्वारा रिकवर करता हुआ देखने को मिला, जो उसकी कैपिटल रिसीट का हिस्सा बना। क्लियर? तो ये सारे के सारा जो हमारा हिस्सा है पहले वाला, ये रिसीट्स की बात कर रहा है, जिसमें ग्रांट इन एड तक जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, और उसके नीचे जो है वो क्या है आप लोगों की कैपिटल रिसीट्स हैं। यहां तक समझ आ गया? अब हम तीसरे हिस्से की बात करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो अगर आप लोग यहां पे स्क्रीन के ऊपर जो वो प्रॉपर्ली एक्सपेंडिचर को देख पा रहे हो, तो यहां पे देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 51,365 करोड़। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि टोटल रिसीट्स का जिक्र इस टेबल में नहीं किया गया है, जिसके कारण जो अगला हमारा टेबल है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्लियर? तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लेता हूं कि वो क्या होना चाहिए था वहां पे और क्या उन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो टोटल रिसीट्स हैं उसके बारे में जानकारी किसी भी जो हमारा टेबल है, ये वाला जो टेबल आपको देखने को मिल रहा है, इसमें नहीं दी गई है। टोटल एक्सपेंडिचर की जानकारी जरूर दी गई है। टोटल एक्सपेंडिचर है 2022-23 में 51,365 करोड़। क्लियर? तो और जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 40,279 करोड़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वो 5,647 करोड़ है। तो यहां से क्या चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है वो सैलरीज के ऊपर ज्यादा किया जा रहा है, पेंशन के ऊपर ज्यादा किया जा रहा है, सब्सिडीज के ऊपर ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन एसेट क्रिएशन के ऊपर जो वो पैसा बहुत ज्यादा कम है। ये कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन नहीं है। तो यहां पे 40,000 के आसपास का जो पैसा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो वो 5,647 करोड़ रुपीस का पैसा है। क्लियर। इसमें से अगर हम लोग लोन डिस्पर्शन की बात करें, क्लियर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, तो जो टोटल लोन डिस्पर्स किए गए हमारी सरकार के द्वारा वो 97 करोड़ रुपीस के हैं। और अगर हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें, क्लियर, जो इंटरेस्ट पेमेंट जो वो सरकार के द्वारा लोन्स की गई, जो कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, वो कितना आता है 5,105 करोड़ रुपीस। क्लियर। तो इस तरीके से जो आप लोग सारे का सारा जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एक्सपेंडिचर में आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गई, लोन आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। क्लियर। तो ये सारे के सारा 51,365 करोड़ रुपीस के आसपास पर। क्लियर। तो ये बेसिक सा डाटा है जो आप लोगों को तीन जो हमारे मेन हिस्से हैं उनसे रिलेटेड देखने को मिलता है। तीसरा जो फिस्कल इंडिकेटर है दैट इज डेट, उसकी जानकारी जो वो चैप्टर में हम लोग थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा इशू है। थोड़ा सा इशू क्या है कि जब मैं लास्ट ईयर का बजट पढ़ता हूं, 2022-23 का बजट पढ़ता हूं, तो वहां पे सीधा सीधा लिखा गया कि जो ग्रांट इन एड है वो कितनी है, 2022-23 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है एक, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पर देखिए यार, गवर्नमेंट का ये डॉक्यूमेंट है तो उसको बहुत ज्यादा चैलेंज तो हमारे द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोगों को भी हम लोगों ने भी फेस की, जिसके कारण जो शायद जो वीडियो है इसमें भी थोड़ा डिले आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर के बजट को पढ़ेंगे तो वहां पे सीधा सीधा लिखा गया है कि जो ग्रांट इन एड है वो अप्रोक्सीमेटली 44% है, 43% के आसपास है। उस बजट में ये लिखा गया है। क्लियर। तो वो रेवेन्यू रिसीट की परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम लोग इस टेबल को देखेंगे तो यहां पे क्या बताया गया है कि कंपोनेंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू, यानी कि जो टैक्सेस के हमारे सोर्सेज हैं उनका टोटल परसेंटेज कितना है टोटल रिसीट्स के अंदर। तो टोटल रिसीट्स का जो डाटा है, यानी कि टोटल रिसीट का मतलब जो यहां पे लिखा हुआ है, अगला जो टेबल है उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी फॉल्ट है। ये जो टोटल रिसीट्स है इसको पढ़ के तो यही समझ आ रहा है कि ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों रिसीट्स की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कैपिटल रिसीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कैपिटल रिसीट्स में जो डेट है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इस टेबल के अंदर जो वो इशू है, थोड़ा सा इस टेबल के अंदर जो वो प्रॉब्लम है, लेकिन अगेन गवर्नमेंट का सोर्स है तो आप लोग इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए कि देखिए अगर आप लोग इस पूरे के पूरे ग्राफ को देख रहे हो तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करिए। यहां पे 3 तरह की या 4 तरह की चीजों की बात की गई है कि स्टेट के जो अपने टैक्सेस हैं उनसे कितना रेवेन्यू आ रहा है, जो सेंट्रल टैक्सेस में शेयर है वहां से हमारे प्रदेश को जो वो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, स्टेट्स के जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं वहां से कितना पैसा आ रहा है, और सेंटर की तरफ से जो वो ग्रांट कितनी हम लोगों को रिलीज होती हुई देखने को मिल रही है। तो पिछला टेबल और इसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि जो पीछे टेबल दिया होता है उसी से ही ये वाला ग्राफ बनता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मैच नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर मैं ग्रांट फ्रॉम द सेंटर की बात करूंगा तो जो टोटल रिसीट्स जितनी भी आई उनमें 32.6% जो वो ग्रांट इन एड से पैसा हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये बात किसकी है 2022-23 में, ये ग्रीन कलर 2022-23 का है, जो ब्लू कलर है 2021-22 का है, और ये जो जो भी आपका कलर है लाइट कलर्स जो भी है ये 36.7% है। क्लियर। तो ग्रांट इन एड के टेबल से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि जब आप लोग टैक्स रेवेन्यू की बात करोगे या जब आप लोग रेवेन्यू की बात करोगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा या जो रेवेन्यू रिसीट्स की बात करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो आप लोगों को परसेंटेज वाइज किसका देखने को मिलेगा, ग्रांट इन एड का देखने को मिलेगा। क्लियर। उसके बाद स्टेट ओन टैक्सेस का जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टेट ओन टैक्सेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू जो है वो आप लोगों का बेसिकली 22.2% है, और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है वो 13.8% आ रहा है। तो थोड़ी देर पहले हम लोग देख भी रहे थे कि जब हम लोग 2022-23 की बात करेंगे, 2022-23 की बात करेंगे, तो वहां पे जो टैक्सेस हैं, चाहे मैं स्टेट के टैक्सेस की बात करूं या मैं सेंटर के टैक्सेस की बात करूं, वो ग्रांट इन एड से ज्यादा है। तो अगर आप लोग इन दोनों को मिला भी दोगे, ठीक है जी, अगर आप लोग जो है वो इन दोनों को मिला भी दोगे तो 36% के आसपास ये पड़ेगा, जो 32.6% से जो वो क्या है ज्यादा है। क्लियर। तो पिछले वाला जो टेबल है उसमें इन दोनों को प्लस किया गया है, लेकिन यहाँ पे इनको अलग अलग किया गया है। क्लियर। तो ओन टैक्सेस से रेवेन्यू 22.2% आया, सेंट्रल टैक्सेस से 13.8% आया, स्टेट्स के जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं वहां से 5.7% आया, और जो ग्रांट फ्रॉम द सेंटर है वहां से 32.6% पैसा जो है वो हम लोगों को टोटल रिसीट्स का जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ा इशू है, इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉपरली बहुत ज्यादा क्लियरली जो है वो ये डाटा कहीं पे भी सर्वे में नहीं दिया गया है। पर आप लोग इस परसेंटेज को जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अभी भी डिस्प्यूटेबल है
क्योंकि कंपोनेंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रांट इन एड और नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी जिक्र किया गया है। तो आप इसको जैसे लिया हुआ है इसको याद कर लीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बस परेशानी ये होती है हम लोगों को भी ऐसी स्टेटमेंट देने से कि सरकार के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है, तो इसमें जो है वो थोड़ा त्रुटि निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। हो सकता है कि कुछ इन्होंने कुछ एजम्पशन किए हो, कुछ ऐसा डाटा हो जो इनके पास हो, जो सर्वे में हमें देखने को नहीं मिला हो, तो उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज जो वो निकाली गई हो। तो आप लोग जो है जो परसेंटेज के ऊपर सवाल आएगा तो आप लोगों ने ये वाली जो परसेंटेज है उसको याद रख लेना है। क्लियर, डन। और इसके साथ साथ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि 17,660 करोड़ रुपीस का जो है वो हम सब लोगों को जो टैक्स रेवेन्यू है वो इस बार जनरेट होता हुआ देखने को मिला, जो पिछले टेबल में जिसके बारे में जिक्र किया गया था। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यूज की बात करें, अब देखिए यहां पे ऊपर लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट। तो अगर हम इस टेबल को ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर ये जो लिखा हुआ है ये तो कभी भी नहीं बाहर निकल सकता है। तो ये टेबल भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हां, अगर यहां पे लिखा होता कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो आउट ऑफ टोटल नॉन टैक्स रिसीट्स में उसका कितना हिस्सा है, किसका कितना कितना परसेंटेज है, फिर ये वाला टेबल जो है वो बिल्कुल सही हो जाता। तो आई थिंक यहाँ पे जो है वो जरूरी मिसप्रिंट हुआ है। पिछले वाले में तो मैं मान भी लेता हूं कि वो डाटा पूरा नहीं दिया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो डाटा सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉन टैक्स रिसीट्स होता तो ये टेबल जो है वो बिल्कुल हम लोगों को सही देखने को मिलेगा। क्लियर। तो जब हम लोग नॉन टैक्स रिसीट्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सर्विसेज का मतलब है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री से जो पैसा जनरेट हो रहा है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा है वो कितना है, 59.9% है। क्लियर। दूसरे नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो इंटरेस्ट रिसीट्स का है, डिविडेंड्स का है, और जो सरकार को होने वाले प्रॉफिट्स हैं उनका है वो कितना है, 15.1% है। सॉरी, ये तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे 16.4% है जो सोशल सर्विसेज से सरकार के द्वारा पैसा जनरेट किया जा रहा है, जो नॉन टैक्स जो रिसीट्स है उसका हिस्सा माना जाता है, जिसमें मेनली आप लोगों का हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, वहां से जो पैसा जनरेट हो रहा है। और जनरल सर्विसेज जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए ये चौथे नंबर पे है। इसका जो हिस्सा है 2022-23 में वो कितना है, आप लोगों का 8.6% है। क्लियर। तो अगर हम इसको टोटल नॉन टैक्स की रिसीट्स की हिस्सेदारी की बात करें तो वहां पे इकोनॉमिक सर्विसेज का सबसे पहले है, सोशल सर्विसेज का दूसरे नंबर पे है, इंटरेस्ट रिसीट्स डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स का तीसरे नंबर पे है, और जो जनरल सर्विसेज है उसका किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। क्लियर। तो आप लोग जो है इसको इस तरीके से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो तब थोड़ा सा सही लग रहा है। क्लियर। चलो अब देखो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो ऐसा माना गया कि 2769 करोड़ जो फिस्कल ईयर 2022-23 में हम लोगों को देखने को मिला वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उससे पिछले साल हम लोगों को 2625 करोड़ जो है वो देखने को मिला। यानी कि इस साल जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें 5.49% जो है उसका इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिला, जो टोटल जीडीपी का 1.42% है। यानी कि जितना नॉन टैक्स पैसा रेवेन्यू जो वो सरकार के द्वारा जनरेट किया गया वो टोटल जीडीपी का 1.42% है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा टेबल में डिस्टॉर्शन थी, लेकिन जो मैंने जितनी मेरी छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इसको डिस्कस कर लिया कि क्या प्रॉब्लम जो है ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आ रही थी। क्लियर। तो यहां तक होपफुली आप लोगों को चीजें जो वो समझ आ चुकी होंगी। तो ये वाला डाटा ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहां पे नॉन टैक्स रिसीट्स आ जाएगा इंस्टेड ऑफ टोटल रिसीट्स। और पिछले वाला जो डाटा है उसमें टोटल रिसीट्स का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, इसलिए जो परसेंटेज है वो आप लोगों को थोड़ी सी मिसमैच होती हुई देखने को मिलेगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज दी जो गवर्नमेंट के फिस्कल इंडिकेटर्स की ग्रोथ है। तो देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए पहला जो टेबल है वो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टेबल जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोगों ने यहां पे एक चीज ऑब्जर्व की, क्या हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की कि देखिए यहां पे 17,660 जो है वो हम लोगों को, एक सेकेंड फिर से मैं वापस आता हूं, यहां पे हम लोगों ने देखा कि 2022-23 में जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स है वो 36,375 करोड़ है, उससे पिछले साल 37,313 करोड़ थी। क्लियर। इसका मतलब है कि 2022-23 में हम लोगों को नेगेटिव ग्रोथ जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की, उससे पीछे देखोगे 2020-21 में 33,438 थी, 33,438 करोड़ थी, अगली बार 37,000 के आसपास हुई। मतलब यहां पे जो हमने रेवेन्यू रिसीट है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो उसको ऑब्जर्व किया। क्लियर। अगर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो देखिए 48 से 51,000 यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ है। क्लियर। 50,000 से एक्सपेंडिचर जो वो 48,000 हुआ यानी कि नेगेटिव ग्रोथ है। क्लियर। तो अगला जो टेबल था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो बेसिकली परसेंटेज ग्रोथ की बात कर रहा था। तो देखिए रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करेंगे तो 2022-23 में
माइनस में गई -2.51%। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, -2.51% की जो नेगेटिव ग्रोथ है वो हमारे द्वारा रेवेन्यू रिसीट्स में ऑब्जर्व की गई। उससे पिछले साल देखेंगे 11.59, उससे पिछले साल देखेंगे 8.77। क्लियर। सिमिलरली अगर आप लोग टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करोगे तो टैक्स रेवेन्यू इस साल 10.84% यानी कि इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। उससे पिछले साल 24.12%। नॉन टैक्स रेवेन्यू 5.49%। ग्रांट इन एड इस बार थोड़ी हमें कम मिली है, पीछे बार कोविड के कारण ज्यादा ग्रांट इन एड जो वो सरकारों के द्वारा रिलीज की गई थी, वो कितनी है -14.98%। क्लियर। तो ग्रांट इन एड जो आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिलेगी। क्लियर। एक्सपेंडिचर में मैंने बताया इस बार एक्सपेंडिचर ज्यादा था, 5.18% एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ, लेकिन उससे पिछले साल एक्सपेंडिचर क्या था, कम था, -2.92% जो वो 2021-22 में जो परसेंटेज ग्रोथ है वो हम लोगों को देखने को मिली है। क्लियर। तो बेसिकली पीछे डाटा दिया हुआ था जो पहले वाला टेबल था, और ये वाला जो टेबल है, इस टेबल में क्या बताया गया आप लोगों को, ये जो स्पेसिफिक टेबल है यहां पे परसेंटेज ग्रोथ जो है उसकी बात की गई। क्लियर। तो ये परसेंटेज ग्रोथ की बात है। ये वाला जो अगला टेबल है ये बेसिकली इन्हीं स्पेसिफिक डाटा को जीएसडीपी यानी कि जो हमारी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो हमारे प्रदेश की इनकम है, उसके परसेंटेज के साथ जब उसको कंपेयर किया गया है कि जो रेवेन्यू रिसीट में जितना पैसा आ रहा है वो हमारी जीडीपी, हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का कितना परसेंट है। क्लियर। एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है। तो अगर हम लोग 2022-23 के डाटा को एक बार देखेंगे तो यहां पे देखिए रेवेन्यू रिसीट्स हमारी टोटल रिसीट का 18.62% है। क्लियर। टोटल जो रेवेन्यू रिसीट है वो कितनी है, 18.62% है, जिसमें टैक्सेस टोटल 9.04% पैसा जनरेट कर रहे हैं, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू टोटल हमारी जीडीपी का है, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो कितना है, 1.42% है। ग्रांट इन एड टोटल जीडीपी की 8.16% जो हम लोगों को देखती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर। तो यहां पे ये पूरे का पूरा जो डाटा, पूरे के पूरे जो परसेंटेज है वो आप लोग यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना कितना परसेंटेज जो है वो पूरा डाटा जो है वो सरकार के द्वारा, यानी कि जो रिसीट्स हैं, ध्यान रखना जीडीपी की जितनी ज्यादा परसेंटेज वाइज जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी, इसका मतलब है कि आपकी जो ओरिजिनल रियल इनकम है वो उतनी ही ज्यादा बेटर है, उतनी ही ज्यादा अच्छी है। अगर ग्रांट इन एड जो है वो ज्यादा परसेंटेज या बोरोइंग जो है वो ज्यादा परसेंटेज को पोजेस करेंगे, इसका मतलब है कि आपके प्रदेश के ऊपर जो वो फ्यूचर में खतरा हो सकता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेट लेते हैं सरकारों के द्वारा, उन डेट को जो है वो एसेट क्रिएशन के ऊपर भी खर्चा किया जाता है। तो जब एसेट क्रिएट होगा तो उससे और ज्यादा पैसा जो है वो वापस आएगा। तो डेट लेना भी जरूरी है, लेकिन अगर उसका जो परसेंटेज जीडीपी का वो बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए जो वो थोड़ा सा डेट्रीमेंटल हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को जाने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए पिछली बार जब ये चैप्टर था तो ये सेकंड चैप्टर के साथ अटैच था, तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस बार इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है, जहां पे जीडीपी की परसेंटेज है, इनकी परसेंटेज ग्रोथ पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, तो काफी डिटेल में हम लोगों को जो फिस्कल इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में जो है वो इस बार का जिक्र जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो ये था थोड़ा सा हमारा टेबल। अब थोड़ी जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका जो सबसे ज्यादा हिस्सा रहता है वो हमारा सैलरीज का है, पेंशन्स का है, सब्सिडीज का है। क्लियर। अब देखिए जब हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर का हिस्सा ऐसा होता है जिसको कहा जाता है कमिटेड एक्सपेंडिचर। अब देखिए कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कि आप वो खर्चा ना करो। जैसे सरकार ने कहा जी सैलरीज हैं तो सैलरीज तो देनी ही पड़ेगी, तो सैलरीज क्या हो गया आपका, कमिटेड एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमिटेड इन नेचर हैं, पेंशन हैं, सैलरीज हैं, ये देनी ही पड़ेंगी सरकार को। क्लियर। उसको हम लोग कमिटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ध्यान रखिए जितना कमिटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, उतना ज्यादा जो है वो थोड़ा स्टेट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, स्टेट्स के लिए जो वो प्रॉब्लम्स होगी, परेशानियां होंगी। क्लियर। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो जो 2022-23 है उसमें 78% ऑफ टोटल बजट जो था, जितना टोटल खर्चा किया जा रहा था उसका 78%, 78% जो वो किसके ऊपर जा रहा था, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर जा रहा था। मतलब सैलरीज इनके ऊपर जो वो ज्यादा पैसा जा रहा है, एसेट क्रिएशन के ऊपर जो वो पैसा नहीं जा रहा है। और उसमें से अगर हम लोग कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, क्लियर, अगर हम लोग जो है वो कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो जो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो टोटल एक्सपेंडिचर का 54.63% है। और अगर अमाउंट की आप लोग बात करोगे तो वो 28,059 करोड़ रुपीस के आसपास जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर जो टोटल खर्चा है वो हमारी टोटल जीडीपी का 14.36% है। क्लियर। तो ये बहुत ज्यादा हाई नंबर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो
तो जैसे सैलरी है, पेंशन है, या जो इंटरेस्ट हम लोगों ने पे करना है वो आप लोगों का कमिटेड एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें जैसे मैंने बताया कि 78% जो टोटल बजट जो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर है, उसमें से 57% जो है वो सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडीज के ऊपर जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत बड़ा चंक है, एक मेजर चंक जो है वो एक्सपेंडिचर का इन 3-4 चीजों के ऊपर जो वो स्पेंड हो रहा है। क्लियर? तो थोड़ा सा डाटा जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहां पे जब हम लोग कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो सब्सिडी जो है उसको माइनस कर दिया जाएगा, बचे हुए इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, सैलरी, दैट इज द पार्ट ऑफ द कमिटेड एक्सपेंडिचर। जो टोटल खर्चे का कितना है आपका 54.63% है। क्लियर? यहां तक सब लोगों को समझ आ गया? क्लियर? तो ये हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो है वो डाटा है। तो यहां पे आप लोग देखिए सैलरी एंड वेजेस में 2022-23 में 15,164 करोड़ रुपीस खर्चा किया गया। उससे पिछले साल 13,273 करोड़ रुपीस खर्चा किया गया। उससे पिछले साल 2020-21 में 12,151 करोड़ रुपीस पैसा खर्चा किया गया। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि सैलरीज के ऊपर या वेजेस के ऊपर जो खर्चा है वो विद द पासिंग ऑफ एवरी ईयर हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर? अगर हम लोग इसी टोटल परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ सैलरीज और वेजेस के ऊपर 2022-23 में जो परसेंटेज है वो 29.52% खर्च किया जा रहा है। मतलब अगर 100 रुपए का खर्चा है तो 29 रुपए का 29.52% का जो खर्चा है वो किसके ऊपर हो रहा है? सिर्फ सैलरीज के ऊपर हो रहा है। पेंशन अभी इंक्लूडेड नहीं है। उससे पिछले साल 27.18% टोटल खर्चा किया गया। उससे पिछले साल 24.15% टोटल एक्सपेंडिचर का है वो सैलरी एंड वेजेस के ऊपर, यानी कि जो परसेंटेज है वो भी विद द पैसेज ऑफ ईयर हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। यहां पे समझ आ गई कहानी? अब आते हैं हम लोग पेंशन के ऊपर। तो पेंशन भी देखिए काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें पेंशन का देखने को मिल रहा है। पेंशन 2022-23 में 7,790 करोड़ रुपीस की थी। क्लियर? और वो टोटल खर्चे का, टोटल एक्सपेंडिचर का 15.17% है। तो आप समझ लीजिए 29.52% सैलरी होगी थी टोटल खर्चे की, और 15.17% जो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, टोटल जो वो पेंशन का खर्चा जो वो देखने को मिल रहा है। क्लियर? इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट पेमेंट सरकार के द्वारा दी जा रही है वो 9.94% है। टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा 54.63% है टोटल एक्सपेंडिचर का। और अगर हम लोग जीडीपी के साथ उसका कंपेयर करें तो टोटल जितनी हिमाचल प्रदेश की जीडीपी है उसका 14.36% है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि जीडीपी जो वो पूरे प्रदेश की इनकम आ गई। क्लियर? और जो हमारी ये जो रिसीट्स आती है बजट के अंदर जो इनकम है सरकार की इनकम है, जो अलग अलग सोर्सेज जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सब्सिडी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। सब्सिडी जो है वो टोटल 1256.84 करोड़ रुपए की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा दी गई, जो टोटल एक्सपेंडिचर का 2.45% है। क्लियर? तो यहां से जो है वो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि कितना पैसा जो है वो टोटल 51,365 करोड़ रुपीस जो है वो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है, जो थोड़ी देर पहले भी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी। क्लियर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप लोग इन सारे के सारे जो सोर्सेज हैं इनको देख सकते हैं कि किन किन सोर्सेज या किन किन जगहों के ऊपर कितना कितना पैसा जो वो सरकार के द्वारा खर्चा किया जा रहा है, वो जीडीपी का कितना परसेंटेज है या टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज है, और उसका जो वो टोटल अमाउंट कितना है। तो आप लोगों को मेरी सजेशन है 2022-23, 21-22 या मैक्सिमम हो सकता है 20-21 तक का जो डाटा है वो रख लीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा डाटा सारा याद करना जो वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेटेस्ट डाटा जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। क्लियर? यहां पे कहानी सब लोगों को समझ आ रही है? तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। तो ये सारी परसेंटेज जो वो वही है, इसमें जो है बस आप लोगों को परसेंटेज जो ग्रोथ है वो देखी गई है कि 2022-23 में पिछले साल के मुकाबले 14.25% की ग्रोथ हुई। 2021-22 में सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो पिछले साल के मुकाबले 9.23% की ग्रोथ हुई। अगर मैं सब्सिडीज की बात करूंगा तो सब्सिडी 2021-22 में थोड़ी कम हुई थी, लेकिन 22-23 में फिर हम लोगों को 2.44% से जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर? तो थोड़ा सा जो डाटा है इसको आप सारे के सारे लोग जो है वो ध्यान में रखेंगे, और नीचे जो डाटा है वो सारे का सारा इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे पेंशन में ग्रोथ 19.85% 2022-23 में ऑब्जर्व की गई, 2021-22 में जो वो 6.77% की जो ग्रोथ है वो हम लोगों को देखने को मिली। क्लियर? तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट हिस्से थे। पहले हम लोगों ने रेवेन्यू या जो रिसीट वाला हिस्सा है उसको डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने जो हमारा एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मेन है उसके बारे में डिस्कशन की। अब समय है जो हमारी तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे फिस्कल इंडिकेटर है, दैट इज डेट। तो आप लोग यहां पे समझिए जो पब्लिक डेट है, जो सरकार के द्वारा इंटरनली उधार जो है वो पिक किया गया है या सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार दिया गया है, तो टोटल डेट
2020-21 में है 44,462 करोड़ रुपीस। उससे पिछले साल 2019-20 में है 40,571 करोड़ रुपीस। क्लियर, थोड़ा सा पिछले साल का डाटा जो वो हमें लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें से इंटरनल डेट जो सरकार के द्वारा खुद ब खुद रेज किया गया है वो 42,918 है 2021 के लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लिया हुआ है वो 1,544 करोड़ रुपीस के आसपास है। क्लियर, इसके साथ साथ डेट में दो हिस्से आ गए, एक पब्लिक डेट आ गया, दूसरा जो पब्लिक अकाउंट्स वगैरह, पब्लिक अकाउंट्स ये जो आपका है ना प्रोविडेंट फंड है, बाकी जो सरकार के खाते होते हैं जहां पे हमारे द्वारा पैसा जमा करवाया जाता है, वो भी सरकार की लाइबिलिटी या डेट जो वो कंसीडर किया जाता है। तो ये टोटल है 16,530। तो टोटल जो लाइबिलिटी है, जिसको आप लोग, जो डाटा आप लोगों ने ध्यान रखना है, टोटल लाइबिलिटी जो हमारी सरकार के ऊपर है, टोटल डेट, टोटल उधार है 60,992.87 करोड़ रुपीस। क्लियर, जो हमारी पूरी जीडीपी का, जो हमारी पूरी जीडीपी का 39.29% है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बनता है। तो टोटल जीडीपी हमारी 2020-21 की 1,55,251 करोड़ रुपीस थी। क्लियर, तो टोटल जीडीपी का, तो दो डाटा आप ध्यान रखेंगे, एक ये वाला डाटा थोड़ा ध्यान रखेंगे, और टोटल जीडीपी का टोटल डेट जो है, टोटल उधार जो है वो कितना परसेंटेज है, वो 39.29% है। तो यहां से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि जो हमारी सरकार होती है उनकी जो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है वो कौन रहता है, वो आप लोगों का डेट रहता है, जो हमारी टोटल जीडीपी का 2020-21 में 39.29% था, उससे पिछले साल 2019-20 में 35.25% था, उससे पीछे 34.22% था। क्लियर, तो इसको जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ये जो है वो हमारी डेट पोजीशंस होगी, जिसके बारे में जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब देखिए यार, इस बार जो है वो डाटा मैंने बताया आप लोगों को कि पहले इतना ज्यादा डिटेल में हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार ये जो डाटा है इसको बहुत ज्यादा डिटेल में, इसके ऊपर एक नया चैप्टर बनाया गया। पहले किसी चैप्टर का हिस्सा था, एक दो पेजेस जो थे वो इसके ऊपर हमें देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो इसको कवर किया गया है। क्लियर, तो ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट हिस्से थे, जिनमें मेनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट जो उसको तवज्जो दी गई, और तीसरा जो है वो हमारा क्या है, डेट है। क्लियर, तो ये हमारा थर्ड जो चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, आजकल का जो टाइम है वहां पे जो जेंडर पोजीशनिंग है या जेंडर बजटिंग है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जेंडर पोजीशनिंग या जेंडर बजटिंग का मतलब क्या रहता है कि जब भी सरकार के द्वारा बजट बनाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए जब भी सरकार के द्वारा कोई स्कीम लॉन्च की जा रही है, तो वहां पे उस स्कीम में जो वो स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि जो वुमेन है उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए। चाहे मैं एजुकेशन की बात करूं, चाहे मैं हेल्थ की बात करूं, चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं, चाहे मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करूं, तो वहां पे हमेशा ये फोकस एरियाज बनाए जाते हैं कि कोई भी स्कीम जो सरकार के द्वारा रन की जा रही है वहां पे वुमेन को प्रॉपरली इंक्लूड किया जाए। क्लियर, तो सरकार जब पॉलिसीज बनाती है, जब स्कीम्स बनाती है, तो वो जेंडर बजटिंग में कुछ चीजों के ऊपर जो वो बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। सबसे पहले एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट जो वो वुमेन की होनी चाहिए, वुमेन को मैक्सिमम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो वो वुमेन की होनी चाहिए, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको कम करके जो जस्टिस है उस वो वुमेन तक जो वो पहुंचाया जाए, जो पॉवर्टी है, हेल्थ है, उसकी वुमेन का जो वो इंक्रीज, उसको जो वो इंक्रीज किया जाए, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो है वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। तो देखिए, आसान भाषा में जब भी हम लोग वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो वो तीन स्फीयर्स में मेनली होती है। तीन स्फीयर्स में कौन कौन सा होता है, सोशल स्फीयर, दूसरा पॉलिटिकल स्फीयर, तीसरा इकोनॉमिक स्फीयर। क्लियर, इकोनॉमिक स्फीयर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स चलाया गया, वहां पे वुमेन की पार्टिसिपेशन जीरो है, या वुमेन के लिए कोई स्पेशल इंसेंटिव जो है, स्पेशल बेनिफिट जो है वो सरकार के द्वारा नहीं बनाए गए, तो उससे क्या होगा कि वुमेन जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लेवल के ऊपर आती हैं, ऑलरेडी उनके साथ इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो थोड़ा सा पीछे हट जाएगी। तो वहां पे सरकार ने कोशिश करनी है कि वुमेन को जो वो स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाए, स्पेशल जो है वो प्रेफरेंस दे दी जाए, ताकि वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी कर सके, उनकी स्किल डेवलपमेंट भी हो सके, और उसके साथ साथ जो वो प्रॉपर इंडस्ट्रीज में जो वो काम कर सके उसी तरह से जिस तरीके से जो है वो मेल काउंटर पार्ट हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरा आ गया दैट इज योर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जैसे आज भी आप लोग देखोगे तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे जब मैं लोकसभा की बात करूंगा तो लेस देन 15% जो लोकसभा के मेंबर हैं वो वुमेन है, और वुमेन की जो टोटल परसेंटेज है पॉपुलेशन में वो अप्रोक्सीमेटली 50% है। तो यहाँ पे जो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन है वो हम लोगों को सीधा सीधा जो वो देखने को मिल रहा है। क्लियर, पहली बात।
दूसरी बात क्या है कि इवन जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जहां पे जो लोकल बॉडीज है वहां पे वुमेन को 50% का मौका या 50% की रिजर्वेशन दी हुई है, उसके बावजूद भी जो डोमिनेशन है वो अभी भी मेल कर रहे हैं। हालांकि जो स्थिति या परिस्थिति है उसमें काफी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंश्योर करना है कि वुमेन जो है वो पॉलिटिकल स्फेयर में भी और आगे से आगे बढ़े। क्लियर। उसके साथ साथ तीसरा जो स्फेयर आ गया हमारा, तो देखिए यहाँ पे लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। तीसरा हमारा आ गया दैट इज सोशल स्फेयर। तो सामाजिक आधार के ऊपर जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वुमेन के खिलाफ जो वो वायलेंस हो रही है, उसको रोकने के लिए जो है वो प्रॉपर एक सिस्टम जो है उसको डेवलप किया जाए, स्कीम्स बनाई जाए, जो लॉ जो हमारा रिड्रेसल सिस्टम है उसको और ज्यादा बेटर किया जाए। क्लियर। तो इन सब के लिए जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करना, जस्टिस को एक्सेस देना, हेल्थ में वुमेन की इंप्रूवमेंट, पॉवर्टी की इरेडिकेशन, क्योंकि देखिए पॉवर्टी का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वो वुमेन के ऊपर जब हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब बजट बनाया जाएगा तो वहां पे जो वुमेन है उनको स्पेशल पोजीशन दी जाएगी, उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यही कारण है इस बार या जब भी हम लोग देखते हैं कि सरकारों के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो 100% जो है वो वुमेन कवरेज के ऊपर फोकस करते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो 30% से लेके 100% के बीच में जो है वो वुमेन की पार्टिसिपेशन को या ये जो सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों ने कवर किए इसके ऊपर फोकस करते हैं, इसको पुश करते हैं। क्लियर। तो इन दो अलग अलग तरह की जो स्कीम्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है, यानी कि जब भी बजट बनेगा तो उसमें दो तरह की एस्टिमेट बनते हैं। एक कैटेगरी 1 जहां पे 100% जो है वो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर किया जाएगा। दूसरा जो खर्चा होता है वो होता है कैटेगरी 2 का खर्चा। कैटेगरी 2 का खर्चे का मतलब क्या है, ऐसा खर्चा जहां पे 30% से लेके 100% के बीच का जो खर्चा है वो हम लोगों को वुमेन के ऊपर जो वो देखने को मिलेगा। क्लियर। अब देखिए जो डिपार्टमेंट के द्वारा जैसे क्या होता है एस्टिमेट्स का, बेसिकली बजटरी एस्टिमेट का मतलब क्या रहता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि जो अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट है वो अपने एस्टिमेट्स जो है वो रेज करते हैं कि हम लोगों को 100 रुपया जो है या 100 करोड़ रुपया जो है वो इस साल बजट के अंदर चाहिए। क्लियर। तो उस 100 करोड़ रुपए में जो 100 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा उनमें वुमेन के लिए जो है वो कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है। क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो बाकी लोगों के लिए कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, तो उस एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज, माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो वो टोटल 100 करोड़ मांगा गया। उस 100 करोड़ में से उन्होंने कहा जी 30 करोड़ जो है वो वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स के ऊपर जो है वो या वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होगा और 70% जो वो बाकी लोगों के ऊपर होगा जिसमें वुमेन भी इन्वॉल्व होंगी। तो वो पैसा जो 100% वुमेन के ऊपर होगा वो कैटेगरी 1 का एस्टिमेट आएगा। जो 30% से लेकर 100% का जो पैसा है उस रेंज के बीच का जो पैसा जो वुमेन के ऊपर खर्च होगा वो कैटेगरी 2 के अंदर आएगा। तो यहां पे देखिए जो हमारा पहला डिपार्टमेंट है दैट इज शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड, यहां पे 17,960.89 लाख रुपीस का जो खर्चा है, क्लियर, ये पूरा का पूरा जो वो वुमेन के ऊपर होगा। और बाकी जो बचा हुआ है दैट इज 90,086 लाख रुपीस का जो खर्चा है, यहां पे देखिए ना ऊपर लाख में दिया हुआ है, करोड़ में नहीं दिया है, इतने का जो एस्टिमेट है वो ये खर्चा 30 से 100% के बीच में जो वो वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर जो 5 एस्पेक्ट्स हम लोगों ने देखे उसके ऊपर जो उसको स्पेंड किया जाएगा। तो टोटल ये जो एस्टिमेट है वो आप लोगों का 1,08,47 लाख के आसपास है। क्लियर। तो सिमिलरली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यहाँ पे 8,741.45 जो है वो 100% वुमेन के लिए कमिटेड है। 47,002 है ना, 43,024 लाख रुपीस है, ठीक है, ये वुमेन के साथ बाकी लोगों के ऊपर भी है, ठीक है, लेकिन 30% से 100% के बीच में वुमेन के ऊपर जो इसको खर्चा किया जाएगा ये टोटल 51,765 आ गया। क्लियर। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो बजटरी एस्टिमेट दिए जाते हैं उसी का ही पूरे का पूरा डाटा जो यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग देखिए टोटल एस्टिमेट्स कितने हैं, 2,36,648 लाख रुपीस। इसमें से जो 100% यानी कि कैटेगरी 1 का एक्सपेंडिचर है वो 31,903.70 लाख रुपीस है, और जो बाकी है यानी कि कैटेगरी 2 का एक्सपेंडिचर है वो 2,04,744 लाख रुपीस का है। क्लियर। तो ज्यादा नहीं डाटा याद रखना होगा, तो ये वाला जो डाटा है आप लोग इसको याद रख लेना। इस स्पेसिफिक जो जेंडरिंग पोजीशनिंग है या जेंडर पोजीशनिंग है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है। क्लियर। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर 3 है जहां पे जो अलग अलग डाटा दिया गया है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, क्लियर, उसके बारे में जो वो मेंशन किया गया है। पिछले सालों के जितने सर्वे हैं मेरे को याद नहीं है कि इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन, इस तरह की जो डाटा है वुमेन स्पेसिफिक डाटा जो है या बजट के अंदर वुमेन स्पेसिफिक जो एक्सपेंडिचर या एस्टिमेट्स हैं उसके बारे में कहीं पे भी जिक्र किया गया था। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट की तर्ज के ऊपर ये स्पेसिफिक टॉपिक जो है इसको आप लोग अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर। तो ये हम लोगों ने अभी जो चैप्टर 3 है उसको पढ़ा।
जो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगेन ये चैप्टर जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है, रिलेवेंट भी है, इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस भी है, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। यही कारण है धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा टाइम भी मेरे को लगाना पड़ रहा है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव सर्वे का है वो ये है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना डाटा ड्रिवन होता है कि इसको देखिए मेमोराइज अल्टीमेटली आप लोगों ने करना है। मैं आप लोगों की बस मदद ये कर सकता हूँ कि किसी भी एक जो कंसेप्ट है उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। क्लियर? तो होपफुली आप लोगों को जो सर्वे है वो समझ आ रहा होगा। 2-3 बार 3-4 बार इसको रिवाइज रीड करोगे, रिवाइज करोगे तो और क्लैरिटी के साथ जो है वो आप लोगों को ये समझ आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा पहला चैप्टर है आजकल के लेक्चर का। अब हम लोग जो सेकंड चैप्टर है उसके ऊपर जो वो मूव करते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, यहाँ पे मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूं कि इस स्पेसिफिक चैप्टर में हम लोगों ने किन किन चीजों के ऊपर जो वो फोकस करना है। ये चैप्टर बेसिकली है साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। क्लियर? हर एक राज्य, हर एक देश के द्वारा आजकल जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ जो इनोवेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है। क्लियर? चाहे वो आप लोग मेडिकल इनोवेशन, मेडिकल रिसर्च की बात करो, क्लियर है, चाहे आप लोग जो है वो फार्मास्यूटिकल रिसर्च की बात करो, चाहे आप लोग बाकी किसी है ना बाकी स्पेस रिलेटेड रिसर्च की बात करो, साइंस रिलेटेड रिसर्च की बात करो, ह्यूमैनिटीज की बात करो। क्लियर? तो अलग अलग रिसर्च के ऊपर, नई नई चीजों के इनोवेशन के ऊपर जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जो वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है। अब क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है तो आप लोगों ने यहाँ पे 2-3 चीजें देखनी है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के द्वारा टोटल साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, हमारे देश के द्वारा कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, विदेशों के द्वारा, चाइना के द्वारा, यूएसए के द्वारा जो है वो कितना पैसा जो वो खर्चा किया जा रहा है, और जितना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं वो हमारी जीडीपी का कितना परसेंटेज है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर जो अलग अलग राज्य इस स्पेसिफिक इनोवेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा स्पेंड कर रहे हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश की जो रैंकिंग है वो क्या है। क्लियर? तो 3-4 तरह का जो डाटा है वो आप लोगों को इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश की सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा इनोवेशन के ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो है वो एनर्जी लगाई जा रही है, जिनको जो है वो हमारी सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। क्लियर? समझ आ गई कहानी की नहीं है? ठीक है, तो इजी है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। पिछले वाला जो था वो काफी फैक्चुअली डोमिनेटिंग था, ये भी फैक्चुअली डोमिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे इन 3-4 चीजों के ऊपर जो है हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए वापस आइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चाइना की। चाइना की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी, ये इस टेबल को पढ़ो, वो सारा वही का डाटा है जो उसमें एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले चलिए इजराइल की बात कर लेते हैं। तो इजराइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल जितनी इजराइल की जीडीपी है, जितनी उनकी टोटल देश की इनकम है, उसका 4.94% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। तो इजराइल वैसे भी काफी फ्रंट रनर्स के रूप में जो वो माना जाता है पूरी दुनिया में। क्लियर? देखिए, नोबेल वगैरह सारे प्राइज इन्हीं ना जो इजराइल को बिलोंग करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हीं को ही आजकल मिलते हैं। अगर हम लोग पर कैपिटा की बात करें, पर कैपिटा का मतलब क्या है कि टोटल, जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं तो अगर 100 रुपया खर्चा किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, पर कैपिटा के ऊपर 1 रुपया खर्चा हो रहा है। तो जितनी टोटल इजराइल की पॉपुलेशन है, जितना टोटल वो खर्चा कर रहे हैं, तो पर कैपिटा खर्चा जो है वो $2108 का खर्चा है। क्लियर? तो आप लोग यहां से समझ सकते हो। डन? और 10 लाख लोगों की, यानी कि पर बिलियन पॉपुलेशन 10 लाख लोगों की अगर हम लोग बात करें तो इजराइल के अंदर 10 लाख लोगों में से 8342 लोग, 8000 के आसपास जो लोग हैं वो साइंटिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वॉल्व है। अब मैं टॉप पे चले जाता हूं, मैं नीचे आता हूं। नीचे का मेरा मतलब है, देखिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन देखिए यहीं से आपको पता समझ आ जाएगा। इंडिया, हमारे देश की बात करें, टोटल जितना पैसा हमारी सरकार के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है वो टोटल जीडीपी का लेस देन 1% है, एग्जैक्टली 0.7% है। ठीक है जी। पर कैपिटा, यानी कि हमारे यहां पे अब देखिए पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो पर कैपिटा अपने आप ही कम हो जाएगा, लेकिन यहां पे देखो इंडिया का जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, क्लियर, यानी कि पूरे लोगों, जितनी पॉपुलेशन हमारे यहां पे उसके अकॉर्डिंगली अगर हम निकालेंगे तो एक बंदे को सिर्फ $43, $43 जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है। और इजराइल में देखिए कितना था, $2108। तो जमीन आसमान का फर्क है यहां पे। क्लियर? और 10 लाख लोगों में इजराइल में 8342 लोग थे, हमारे यहां पे पर
मिलियन यानी कि हर 10 लाख लोगों में 255 जो है वो हम लोगों को रिसर्चर या इनोवेटर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो यहां से जो है वो आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए कि अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग नो डाउट काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। पुराने पहले से जो है इन देशों के अंदर जो है हम लोगों को खर्चा देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, इजराइल तो बड़ा डिफरेंट है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। हम लोग बाकी देशों के साथ इंडिया का कंपेरिजन करते हैं। चाइना की अगर हम बात करें, टोटल जीडीपी जो चाइना की है 2.14% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। टोटल खर्चा जो किया जा रहा है वो $325 किया जा रहा है। बाकी पर पॉपुलेशन रिसर्चर कितने हैं चाइना के बारे में हमें नहीं पता है। यूएसए में पर जो कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो आपका $1777 है, या जो आपका जापान है वहां पे $1700 है। जापान की टोटल जीडीपी का 3.28% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जा रहा है। यूएसए का 2.83% जो वो रिसर्च के ऊपर खर्च किया जा रहा है। क्लियर? तो ये छोटी सी चीजें जो वो जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? अगर हम लोग नंबर की बात करेंगे तो इंडिया में टोटल जो रिसर्चर है वो 3.42 लाख रिसर्चर हैं। चाइना के अंदर जो रिसर्चर हैं, क्लियर, वो 17.4 लाख रिसर्चर हैं। यूएसए के अंदर जो रिसर्चर हैं वो 30.7 लाख रिसर्चर हैं, लेकिन यूएसए की पॉपुलेशन चाइना से बहुत ज्यादा कम है, तो ये 13 लाख रिसर्चर जो हैं वो परसेंटेज वाइज हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर? यहां पे कहानी समझ आई? अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो टोटल इंडिया है उसमें टोटल जीडीपी का 0.7% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो ये जो 0.7% है इसका जो मेजर हिस्सा है, जैसे मान लेते हैं कि टोटल हमारी जो जीडीपी है वो मान लेते हैं आपकी जो है वो 1000 रुपए। क्लियर? टोटल जीडीपी जो वो हमारी लेटर सपोज 1000 रुपीज है। क्लियर? तो 7 रुपया जो है वो हम लोग किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, हम लोग जो वो 7 रुपीज खर्च कर रहे हैं अपने जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। क्लियर? अब इन 7 रुपयों में से जो 63%, इन 7 का जो 63% है, यानी कि जितना टोटल अमाउंट हमारे द्वारा खर्चा किया जा रहा है उसका 63% अमाउंट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि सरकार जो इसको प्रॉपरली स्पॉन्सर कर रही है। प्राइवेट प्लेयर जो है उनकी स्पॉन्सरशिप हम लोगों को हमारे देश के अंदर जो वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये वाला डाटा भी थोड़ा सा याद रख लेना। 63% के आसपास जो टोटल हमारा खर्चा है वो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो वो उसको फंड किया जाता है। ध्यान। तो जब प्राइवेट प्लेयर ज्यादा आएंगे, प्राइवेट फंडिंग ज्यादा होगी, प्राइवेट रिसर्च ज्यादा होगी, जैसे यूएसए वगैरह में हम लोग देखते हैं, इजराइल में देखते हैं कि वहां पे जो प्राइवेट फंडिंग है उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो ये एक स्पेसिफिक डाटा जो है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, एचपीयू है, शिमला आ गया, मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला, डेंटल कॉलेज शिमला, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कुल्लू, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स शिमला, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज। क्लियर? ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस आ गए। इसके साथ साथ अगर हम लोग जब नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आरएनडी की बात कर रहे हैं, तो मंडी का आईआईटी आ गया, हमीरपुर का एनआईटी आ गया, सिरमौर का आईआईएम आ गया। क्लियर? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली आ गया, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली आ गया। क्लियर? काउंसिल ऑफ सीएसआईआर न्यू दिल्ली आ गया। हिमाचल में भी हमें देखने को मिलता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई में आ गया, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ऑपरेट करता है। क्लियर? तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ने के लिए जो है वो मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज आ गई कि हिमाचल पहला क्या स्टेटस है इंडिया का, हिमाचल में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। अब हम हिमाचल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो टोटल खर्चा किया जा रहा है हमारी स्टेट की जीडीपी का, उसके बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले यहां पे आप लोग पूरे का पूरा जो है वो डाटा देख सकते हो। यहां पे आप लोग पूरा डाटा देख सकते हो। देखिए, यहां पे 2018-19 और उसके साथ साथ ये बताया गया है कि टोटल जीडीपी का कितना वो परसेंट है। फिर दूसरा डाटा जो है वो 2019-20 का दिया गया है और तीसरा डाटा जो है वो 2020-21 का दिया गया है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हम लोग 2020-21 का डाटा ही पिक करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 2020-21 में हिमाचल में 92.8 करोड़ रुपया जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया गया। क्लियर? एक्सपेंडिचर किया गया, जो टोटल जीडीपी का 0.5% है। जो टोटल जीडीपी का कितना है, 0.5% है। अब यहां पे अगर आप लोग कंपेयर करोगे बाकी राज्यों के साथ, अगर आप लोग यहां पे कंपेयर करोगे तो देखिए, मैं गोवा के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो गोवा का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अमाउंट वाइज तो कम है,
580.3 करोड़ रुपीस है, लेकिन जो परसेंटेज उनकी जीडीपी के है उसके मुकाबले वो 0.7% है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं अरुणाचल प्रदेश के साथ कंपेयर करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश का जो टोटल खर्चा है वो 275.9 करोड़ है, जो उनकी जीडीपी का, क्योंकि उनकी जीडीपी कम है, उनकी जीडीपी का जो वो 0.9% है। तो यहां पे जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश देखिए ना, फिर भी जितने राज्य लिखे गए हैं उनमें अच्छा खासा जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उतने बुरे हालात नहीं है। हमसे ऊपर हम लोगों को हमारे साथ बिहार देखने को मिल रहा है टोटल जीडीपी का। क्लियर। और इसके साथ साथ जो है वो हमसे बेटर गोवा देखने को मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे ज्यादा कंपैरिजन मत करना, थोड़ा सा मैं आपको डाटा जो वो पीछे लेके जाता हूँ, वहां से आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं। 2018-19 का डाटा जो वो पिक करो, टोटल जीडीपी का 0.6% है। बाकी जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के मुकाबले अगर आप लोग देखोगे तो हमारा प्रदेश अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा इशू क्या है, 2018-19 में जो टोटल हमने खर्चा किया वो टोटल इनोवेशन के ऊपर 0.6% है। और यहां पे देखिए जी, खर्चा जो है वो कम हो चुका है। टोटल जीएसटीपी यानी कि इनकम तो बढ़ी, लेकिन जो इनोवेशन के ऊपर खर्चा किया जा रहा है वो नहीं बढ़ा। हालांकि अमाउंट इंक्रीज हुआ है, 2018-19 में 970 था, 970 करोड़ के आसपास था, और 2021-22 में 992 करोड़ के आसपास है। लेकिन हमारी जीडीपी भी तो इंक्रीज हुई है, जीडीपी भी तो बड़ी है। तो यही कारण है हम लोग परसेंटेज वाइज उसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2018-19 में जो 0.6% था, 2021 में वो थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, दैट इज 0.5%। क्लियर। तो ये डाटा जो है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। डन। तो यहां पे देखिए 2018-19 का जो वो पूरे का पूरा डाटा है, तो ये बेसिकली डाटा इसलिए दिया गया है जो मेरे को लगता है क्योंकि इसमें हिमाचल बेस्ट है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2018-19 में जो इनोवेशन के ऊपर जो टोटल खर्चा किया गया वहां पे हिमाचल टॉप पे है। तो हम भी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए पूरा है हिमाचल प्रदेश टोटल जीडीपी का 0.6, उसके बाद मिजोरम, फिर बिहार, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ना, केरला 0.3% ही करता है। पूरी राज्यों का अगर हम लोग एवरेज निकाल देंगे तो ध्यान रखना, अगर पूरे राज्यों की हम लोग एवरेज निकाल लेंगे तो 0.2% जो स्टेट की जीडीपी है, क्लियर, जो 0.7 था वो हमारा नेशनल जीडीपी का था। पूरी जो स्टेट की अलग अलग राज्यों की जीडीपी है, सिर्फ 0.2% जो है वो इनोवेशन के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हिमाचल 0.5 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, फिर भी बेटर है। 2018-19 में 0.6 था, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, अब कम होकर जो वो 0.5% हो गया है। अब देखिए दिल्ली में कम है, बाकी राज्यों में कम है, केरला में कम है। तो हिमाचल जीडीपी या इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसा स्पेंड किया जा रहा है वो एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स बेटर है। पर हाँ, अगर हम खुद से ही कंपेयर करें तो उसके मुकाबले हम लोगों को थोड़ा सा रिडक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर। यहां तक सबको समझ आई। अब जो है वो यहां पे आप लोग देख लीजिए कि जो टोटल खर्चा किया जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर कितना कितना खर्चा है। तो इसको भी आप लोग जो एक बार नजर मार सकते हो कि जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 2022-23 में जो है वो आपका 1160 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। एजुकेशन में 1160 लाख रुपीस किया गया, ना कि करोड़। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर 370 लाख किया गया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर 68,180 किया गया। एग्रीकल्चर के ऊपर 62 लाख किया गया। क्लियर। अगर मैं रिसर्च कम डेमोस्ट्रेशन सेंटर सॉइल कंजर्वेशन की बात करूं, अगर मैं एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करूं तो 8,361 लाख रुपीस किया गया। हॉर्टिकल्चर के अंदर 7,601 रुपीज जो वो किया गया। तो देखिए यहां से ना आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि हमारे प्रदेश में एग्रीकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर है और उसके साथ साथ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के ऊपर भी काफी 6,110 लाख रुपया जो है वो शेड्यूल कास्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो सरकार के द्वारा पैसा खर्चा किया गया। क्लियर। तो यहां से मैक्सिमम पैसा अगर आप लोग देखोगे तो चाहे रिसर्च अलग अलग जगहों के ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर जो बहुत ज्यादा पैसा हमारे प्रदेश के द्वारा जो है वो खर्च किया जा रहा है। अब ये डाटा याद रखना जो आप लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन एक बार जो इसको जरूर नजर मार लीजिएगा। क्लियर। अब हम दूसरे हिस्से में चलते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो टोटल हमारा रेवेन्यू अकाउंट है और जो कैपिटल अकाउंट है, यानी कि जो टोटल खर्चा हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसमें से कितना पैसा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर किया जा रहा है और कितना पैसा जो है वो हमारा रेवेन्यू से किया जा रहा है और कितना पैसा जो है वो हमारा कहां से किया जा रहा है, कैपिटल अकाउंट से किया जा रहा है। तो यहां आप लोग देख लीजिए, टोटल 94,331 लाख रुपीज जो है, वहां पे शायद आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, 94,331 लाख रुपीज जो है, क्लियर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो है इस खर्चे को इंक्लूड किया गया है। और जहां से एसेट्स वगैरह की क्रिएशन हो रही है वो बेसिकली आपका 284
जो है वो आपका लाख रुपया है, तो 284 जो है ये आपका कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, जहां पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो एसेट्स की भी क्रिएशन कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूंगा, रेदर देन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, जीएसडीपी और उसके साथ साथ जो वो टोटल एक्सपेंडिचर की, क्लियर? तो आप लोग देखिए, ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी कि जो हमारी जीडीपी का टोटल परसेंटेज है, तो 2020-21 में 0.5 है, 2021 में 0.5 है, 2022 में 22-23 में 0.5% है। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि जितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट में एलोकेट किया जा रहा है, तो 2020-21 में 1.6% था, 2021-22 में 1.8% था, और 2022-23 में भी कितना है, 1.8% है। क्लियर? तो नॉर्मली एक स्टेग्नेशन जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। होपफुली समझ आ गया होगा। ये जीडीपी की परसेंटेज है, यानी कि जितनी हमारी प्रदेश की इनकम है, जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसका कितना परसेंटेज है, ऊपर जो बजट में पैसा सैंक्शन किया जा रहा है उसका कितना परसेंटेज है। तो होपफुली आप लोगों को बजट और जीडीपी जो है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो जरूर क्लियर होगा। क्लियर? तो वैसे तो आज मैंने सोचा था कि चैप्टर 5 जो है उसको भी कवर करेंगे, लेकिन अगेन 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए भी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो नंबर ऑफ लेक्चर जो 5 थे उनको 6, 7, 8, 10 भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप पढ़ो आपको उसको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, आपको उसको रिकॉल भी करना पड़ेगा। तो यही कारण है, ये जो स्पेसिफिक सेशन है इसको मैं यहीं पे ही खत्म करता हूँ। बाकी 5th चैप्टर देखते हैं, 6th चैप्टर और 5th थोड़ा छोटे हैं, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर आ जाएगा, तो एग्रीकल्चर के ऊपर तो अपने आप ही एक बड़ा लेक्चर बनेगा। तो हम लोग पहले अगले लेक्चर में भी हम लोग 2 ही चैप्टर कवर करेंगे, और कोशिश करूंगा कि संडे जल्दी ही जो अगला पार्ट है वो आ जाए, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको हम लोग खत्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।